यही कैच होता है, जो गलती होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो यहीं पे होती है, ठीक है। वाई? बिकॉज आई हैव नोटिस्ड मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, इवन इंग्लिश टीचर्स, व्हेन दे स्पीक इंग्लिश, वो खुद इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन जो एक्टिव कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है बट जिसके बारे में बात हो रही है। एज ए टीचर अगर हम कोई भी गलत चीज़ पढ़ा देते हैं किसी बच्चे को, तो जब तक उसकी कोई करेक्शन नहीं करता तब तक के लिए वो उस गलत चीज़ को ही हमेशा कैरी करता है अपने साथ, ठीक है। और तब तक पता नहीं कितनी देर हो जाए, यहीं पे हम सारी गड़बड़ कर जाते हैं। आई प्लेस बोल जाते हैं, ही प्ले बोल जाते हैं। 48 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं कायदे से, राइट। और 48 में से सिर्फ और सिर्फ एक काइंड है पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव, जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है और किसी में नहीं लगती। ही प्लेड क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। इतना सा काम है। कोई भी लैंग्वेज का टीचर हो वो अपनी लैंग्वेज में मास्टर होना चाहिए। एंड सिमिलरली द इंग्लिश टीचर्स आर सपोज टू बी मास्टर्स ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। दे आर नॉट सपोज टू मेक एरर्स and they are supposed to find out the errors of the students as soon as possible so that they don't carry on with them. Abhi I am going to talk basically about one factor which is related to speaking and writing, and that is tenses. ठीक है। If you notice, आप लोग जितना भी पढ़ाते हो या बुक्स में पढ़ते हो, majority of your text is in 2 tenses only. Although we have 3 types of tenses और उनकी आगे kinds भी होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके बाद आगे हर किसी की इंडेफिनिट आ जाती है, कंटिन्यूस आ जाती है, परफेक्ट आ जाती है, परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाती है। बट इफ़ यू सी केयरफुली, जो भी बुक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है, जो भी आपकी रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, राइटिंग सेक्शन होता है, उसमें चाहे आप रिपोर्ट देख लो, चाहे आप नोटिस देख लो, चाहे आप मैसेजेस देख लो, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशंस, लेटर्स वगैरह देख लो, ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स सभी प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। इफ़ आई से मोर देन 80% ऑफ ऑल द रिटन मटेरियल इन द बुक्स ऑफ ऑल क्लासेस कंसिस्ट ऑफ दीज 2 टेंसेज, तो वो गलत नहीं होगा। फाइन। अब प्रॉब्लम क्या है, इन्हीं 2 टेंसेज में स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं और टीचर्स भी गलती कर जाते हैं। और वो गलती होती कहाँ पे है? यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिकली तो कोई भी टेंस है अगर इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन एस्पेक्ट्स किसी भी टेंस के ये 3 ही हैं, हर टेंस में होंगे, ठीक है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिटन लैंग्वेज। अब इसमें चेंज कहाँ पे आता है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वहाँ पर चेंज आता है। तो अगर आप, जैसे हमें हमारे टाइम पे सिखाया जाता था फॉर्मूलाज के थ्रू कि हर टेंस का अपना एक फॉर्मूला होता है, इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कंटिन्यूस का अलग होता है, उनमें भी आगे नेगेटिव का अलग होगा, इंटरोगेटिव का अलग होगा, एफर्मेटिव का अलग होगा। फाइन। तो हमारे टाइम पे हम लोग ऐसे सीख गए, दैट वाज आल्सो नॉट अ रॉन्ग वे। अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने जो अपने टेंसेज 10th क्लास तक में सीखे थे, उसके बाद तो सिखाते नहीं हैं, वो आज तक मुझे याद हैं, एंड आई स्पीक एंड राइट बेस्ड ऑन दैट ओनली। बट एज दे से दीज डेज, आजकल अप्लाइड हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो प्रैक्टिस में बच्चों को करवा देते हैं। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ भी नहीं लेके जाते बच्चों को ज़्यादा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही हम लोग टेंसेस कर लेते हैं और बच्चे उसमें मास्टरी भी कर लेते हैं। ओनली थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज़ प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं और हम प्रैक्टिस कितनी बच्चों को देते हैं, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एज आई टोल्ड यू, ये जो फॉर्मूला है किसी भी एफर्मेटिव के लिए होगा। किसी भी टेंस का एफर्मेटिव पार्ट का ये एक बेसिक फॉर्मूला होगा। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती एफर्मेटिव में, राइट।
ही प्लेज क्रिकेट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, बट वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है। यही कैच होता है, जो गलती होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो यहीं पे होती है। ठीक है, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसका एफर्मेटिव, और ये पास्ट की अगर मैं बात करूं, ही प्लेड क्रिकेट, इसमें सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की। ये है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, और ये है सेकंड फॉर्म, राइट। एफर्मेटिव में इतना ही होता है काम। यहीं पे आपने एज ए टीचर अपने ऊपर भी काम करना है और बच्चों के ऊपर भी काम करना है। वाई? बिकॉज आई हैव नोटिस्ड मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, इवन इंग्लिश टीचर्स, व्हेन दे स्पीक इंग्लिश, वो खुद इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। वो ये ध्यान नहीं रखते कि अगर कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, बेस्ड ऑन स्पीच हम लोग पर्सन्स करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन जो एक्टिव कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है बट जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वही तीन पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, या मैं अकेला बोल सकता हूँ या हम सारे बोल सकते हैं। सेकंड पर्सन में यू, ठीक है, अकेला भी हो सकता है सामने मेरे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यू ही लगेगा। थर्ड पर्सन में अकेला लड़का है ही, अकेली लड़की है शी, ओके। चीज़ की बात करें तो इट या न्यूट्रल जेंडर की बात करें, और ज़्यादा है प्लूरल हैं तो दे। ठीक है, बट मैंने जो बात बोली है उस पर ध्यान देना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो, सारे के सारे नाम इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देन इन दैट केस वी यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ तभी लगता है। इस एक चीज़ को अगर याद रख लोगे और बच्चों को याद करवा दोगे तो ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी। माइंड में हमेशा होना चाहिए कि एस और ई एस में लगाने लगाऊं, क्या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे प्लूरल्स हो, तो एस और ई एस नहीं लगता वर्ब के फॉर्म के साथ। यहीं पे हम सारी गड़बड़ कर जाते हैं। आई प्लेस बोल जाते हैं, ही प्ले बोल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू फोकस सीरियसली अपॉन वाइल स्पीकिंग एंड वाइल राइटिंग। जब भी प्रैक्टिस करते हो इसकी प्रैक्टिस, इसको माइंड में रख के ज़रूर किया करो। ठीक है, एंड यहाँ क्या गड़बड़ हो जाती है, पास्ट में व्हेन वी स्पीक एंड राइट हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर जाते हैं कई बार, जबकि हमेशा हमेशा सेकंड फॉर्म लगनी है। और जितने भी काइंड्स हैं टेंसेस की, सारे के सारे में सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव ही होता है, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। इफ़ आई काउंट ऑन माई फिंगर्स ऑल्सो, 3 मेन टेंसेस हो गए, हर टेंसेस की 4 काइंड्स होगी आगे, 3 4 जा 12, ठीक है, और उनके आगे 3 पार्ट्स, 4 रादर, एक एफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें इंटेरोगेटिव भी होता है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होता है। डोंट यू प्ले क्रिकेट, ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, या वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो 12 4 जा 48 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं कायदे से अगर आप देखो तो। बट सभी टेंसेस को अगर आप सिर्फ 3 फॉर्मूलाज या 4 जिसको मैं बात करूं, एक एफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव, 4 फॉर्मूलाज कॉमन ही होते हैं सभी टेंसेस के लिए। वो चारों फॉर्मूलाज के आप 48 आराम से बना सकते हो। चेंज क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, बस ये चेंज होगा ना। तो हर टेंस में अगर हमें पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगने वाली है, तो हम 48 के 48 फॉर्मूला बड़े आराम से बना सकते हैं। 4 आने चाहिए बस, राइट। और 48 में से सिर्फ और सिर्फ एक काइंड है पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है और किसी में नहीं लगती। इवन इसके जो बाकी बचे हुए हैं उनमें भी नहीं लगती।
ना पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव में लगती है, ना इंटरोगेटिव में लगती है, ना इंटरोगेटिव नेगेटिव में लगती है, राइट? क्लियर है? और ये एस और ई एस भी सिर्फ एक ही काइंड में लगता है, पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का एफर्मेटिव, और पूरे 48 में से कहीं पे एस और ई एस नहीं लगता, ठीक है? इसके नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है? डू और डज लग जाता है, राइट? इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड लग जाता है। फिर क्या हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी और उसमें भी। अब थर्ड कहाँ जाके लगती है? सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में, ठीक है? थर्ड फॉर्म ना तो इंडेफिनेट्स में लगती है ना कंटिन्यूस में लगती है, वो सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में लगती है, ओके? अब इंडेफिनेट्स जितने भी हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के, और कंटिन्यूस जितने भी हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के, उसमें से सिर्फ एक में लगी सेकंड फॉर्म, ठीक है? एक में एस और एस लगा, बाकी सब में आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? बाकी सब जगह पे आनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। बट प्रॉब्लम क्या है? लाइक आई टोल्ड यू कि ये दो टेंसेस जो हैं मिला के 80% बनाते हैं, तो हमें इन टेंसेस पे मास्टरी करनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड इफ़ वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ पास्ट इंडेफिनेट, तो हमारी इंग्लिश 80% ख़राब हो जाती है, चाहे हम बाकी जितना मर्जी आता हो हमें। गॉट इट? तो अब इन दोनों पे लाइक मैंने बोला कि ये एफर्मेटिव है, इनका ही नेगेटिव, इनका ही इंटरोगेटिव, वो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है? सो राइट नाउ वी विल फोकस ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बार इसमें जैसे मैंने बोला आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा अगर सब्जेक्ट, तो एस और एस लगेगा वर्ब की फॉर्म के साथ। अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, राइट? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट और ऑल नेम्स, जितने भी हैं, कोई भी नाम हो किसी का, एंड सिंगुलर, जब भी ये होंगे तो हम एस और एस का यूज़ करेंगे, ठीक है? ही प्लेज, शी प्लेज, ठीक है? इट प्लेज या इट मेल्ट्स, कुछ भी आ गया, ठीक है? दे प्ले, वी प्ले, आई प्ले, राइट? तो इस तरह से आपको जब भी नाम आगे, राम प्लेज, श्याम प्लेज, सीता प्लेज, गीता प्लेज, तो एस और एस साथ में लगना ही लगना है। व्हेन वी कम टू, ये है इसका एफर्मेटिव। व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव, तो इसी में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या आ जाता है? डू नॉट या डज नॉट, डू और डज, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट? अब जैसे हमने प्रैक्टिस की, ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले, आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? व्हेन वी टॉक एंड व्हेन वी राइट, फाइन। इसी तरह से जब इसका इंटरोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, हर इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में आ जाती है। एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव का डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है ये वाली, ये यहाँ से उठ के सब्जेक्ट से पहले लग जाती है, बिगिनिंग में आ जाती है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब मीन्स इसके केस में डू डज, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डज राम प्ले क्रिकेट? क्लियर है ना इतनी चीज़, ठीक है? अब इसका ही इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? लैंग्वेज के टर्म में ये करेक्ट फॉर्मेशन होती है जब हम लिखते हैं। डू डज यहीं पे आएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट,
then first form and then object. अब इसमें नेगेटिव में और इसमें डिफरेंस देखो क्या है, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब बिगनिंग में आ गई। जब हम इंटरोगेटिव करते हैं तो एफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब निकल के बिगनिंग में आ जाती है, और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव की हेल्पिंग वर्ब निकल के बिगनिंग में आ जाती है, बाकी वही रहता है, नॉट की पोजीशन चेंज नहीं होती है इन राइटिंग। बट व्हेन वी स्पीक, तो बोलते टाइम हम क्या करते हैं, क्योंकि हम डू नॉट और डज नॉट नहीं बोलते, हम डोंट और डजंट बोलते हैं, तो हम डोंट और डजंट को पूरा इकट्ठा ही ले आते हैं शुरू में। डोंट यू प्ले क्रिकेट, अगर राइटिंग के टर्म्स में बोलना होगा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ये सही है। बट जब हम बोलते हैं तो हम डोंट और डजंट और डिडंट यूज़ करते हैं, इसलिए हम इकट्ठा ही उनको ले आते हैं बिगनिंग में। तो बोलते टाइम नहीं फ़र्क पड़ता, बट रिटन में नॉट अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता है, वो वहीं पे रहता है जहाँ पे है। क्लियर? डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? डू आई नॉट प्ले क्रिकेट? क्लियर? अब ये डू और डज का ही सारा का सारा चक्कर है, और एस और ई एस लगना है कि नहीं लगना, उसी का सारा चक्कर है। प्रॉब्लम क्या होती है, इवन इंग्लिश टीचर्स डू नॉट प्रैक्टिस दिस थिंग प्रॉपरली, दे टेक इट वेरी लाइटली। ये जो अभी मैंने 2 सेंटेंस बोले हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही थे। इंग्लिश टीचर्स डोंट टेक इट सीरियसली, डू नॉट टेक इट सीरियसली। ठीक है, प्लूरल था इंग्लिश टीचर्स, इसलिए डू नॉट लगा है। दे टेक इट वेरी लाइटली, दे प्लूरल था इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगी है। दे टेक्स इट नहीं आया, दे टेक इट वेरी लाइटली। तो इट्स ओनली मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इफ़ यू पीपल प्रैक्टिस accordingly, you will be perfect, and the more practice you give to your students, ultimately they will be perfect. ठीक है? एंड लाइक आई टोल्ड यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें हमारे वाले टाइम के मेथड से। इट्स नॉट नेसेसरी डीज डेज। आप लोग इन्हीं की आराम से कन्वर्जन भी कर सकते हो एक की दूसरे में। एक सिंपल टेंस दिया बच्चे को, चलो इसका नेगेटिव बनाओ, इसका इंटरोगेटिव बनाओ, इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों इकट्ठा बनाओ। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव दिया, बेटा सिंपल अल्फाबेटिव बनाओ, सिंपल नेगेटिव बनाओ इसका। द मोर यू प्रैक्टिस एंड द मोर प्रैक्टिस यू गिव, माइंड में ही चाहे करो। टीचर्स को तो आई सजेस्ट कि अपना माइंड में प्रैक्टिस करो। कोई भी टेंस है उसको चेंज करने की कोशिश करो माइंड में ही। अच्छा मैं इसका ये करती हूँ, लाइक आई टोल्ड यू 48 टाइप्स हैं टोटल। तो 48 की आपस में कन्वर्जन की प्रैक्टिस कभी भी चलते फिरते, जब भी फ्री टाइम आप लोगों के पास कुछ नहीं है करने को, एक टेंस कोई भी माइंड में सोचा, श्योर हो गए कि ये कौन सा टेंस है, उसकी कौन सी काइंड है, उसको अब 48 में से आगे कन्वर्जन करके देखो, किसी में भी रैंडम। अगर टाइम है लिखने का, रिटर्न मटेरियल है पास में, तो लिख के चेक कर लो, नहीं है तो अपने दिमाग में सोचो, कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है? और उससे भी ज़्यादा मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस किसकी करनी है कि जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ या लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो उस टाइम पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वर्ब की फॉर्म लगा रहा हूँ, मुझे एस और यस लगाना है तब। ठीक है? और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या प्लूरल है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं उसके साथ एस और यस लगा रहा हूँ, उस चीज़ को चेक करके देखना। अब ये होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? अब इसके बाद हम करेंगे अगर पास्ट इंडेफिनिट। लाइक आई टोल्ड यू, उसमें क्या हो जाना है, सेकंड फॉर्म आ जानी है। ही प्लेड क्रिकेट, फाइन। इन एफर्मेटिव में आ गई सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में चेंज क्या आएगा, सिर्फ डिड। अब इसमें इजी क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है? स्यापा अगर बोल दूँ इसको क्लियर, टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, सबसे बड़ा स्यापा कि पर्सन पहचानना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट व्हेन वी कम आउट ऑफ दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई मस्ट से कि ये एक बार को तो सबसे मुश्किल टेंस लग सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब इससे बाद में आते हैं तो पास्ट की बात करेंगे, पर्सन मैटर नहीं करता पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है? फ्यूचर इंडेफिनिट में मैटर नहीं करता, आगे किसी भी टेंस में पर्सन मैटर नहीं करता, सिर्फ एक ये टेंस है
जिसमें पर्सन मैटर करता है। उसके बाद यू सी सबके साथ सेकंड फॉर्म लगनी है पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, वो नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में भी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जबकि मैंने क्लियर बोला 48 टाइप्स में से सिर्फ एक टाइप एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगनी है और किसी में नहीं लगनी। ठीक है, जब नेगेटिव आ गया तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, नो चेंज। सिर्फ चेंज कहाँ आया, डू डज की जगह पे डिड लग गया, वो कन्फ्यूजन भी खत्म होगी कि डू लगना है कि डज लगना है, सबके साथ डिड लगना है। ठीक है, और जब इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो बिगिनिंग में डिड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में चलेगी, डिड लग गया। और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात आएगी तो भी सिर्फ यही एक चेंज होना और कुछ नहीं होना, डिड शुरू में चला जाएगा, नॉट वहीं पे रहेगा। अगर इनको मैं टेंस की टर्म में रिपीट करूं तो ही प्लेड क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। इतना सा काम है। ठीक है, अब ही की जगह पे किसी को भी रिप्लेस कर लो, हार्डली मैटर्स। दे कर लोगे, दे प्लेड क्रिकेट, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट की जगह कोई और चीज़ कर लो, वर्ब की जगह कुछ और कर लो, तरीका वही रहेगा। अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट द मेथड। ये मेथड है, एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, हमें आता है, हम सिर्फ इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। बच्चों को सिखाना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करवानी है। एंड व्हेन वी नो द मेथड वेल, तो फिर इट डजेंट मैटर कि हमारे पास 48 काइंड्स हमें डिफरेंट करनी है। एक भी परफेक्ट कर लेंगे, एक भी मास्टर कर लेंगे तो बाकी की सारी खुद ही हो जाती हैं। क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, चेंज कहाँ आना है, चेंज सिर्फ आना है हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब में। तो जितने भी परफेक्ट हैं, परफेक्ट सारे के सारे, आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म। ठीक है, जितने भी इंडेफिनेट्स हैं सिर्फ एक छोड़ के, इसको छोड़ के फर्स्ट फॉर्म। जितने भी कंटिन्यूअस हैं फर्स्ट फॉर्म, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर चेंज कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब्स में। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए, बच्चों को आप याद करवा दो अच्छे से। हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डूजर्स लग रहा है, फ्यूचर ऐसे पास्ट इंडेफिनेट में डिड लग रहा है, फ्यूचर में विल शैल लगेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में इज आर एम के साथ आईएनजी लग जाए वर्ब के साथ। प्रेजेंट की बात करूँ तो पास्ट होगा तो वॉज वर के साथ आईएनजी। ठीक है, फ्यूचर होगा तो विल बी के साथ आईएनजी। ठीक है, और इसी तरह से परफेक्ट सारे के सारे, प्रेजेंट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव बीन, फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है, मेजर चेंज जो हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है। ठीक है, अब एक बार फिर से ये चीज़ देख लो, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट एफर्मेटिव में एस और यस का चक्कर होता है और किसी में नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा सभी टेंसेस में अप टू कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के इंडेफिनेट एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है और कहीं पे नहीं लगती। परफेक्ट में थर्ड आ जाती है, मगर परफेक्ट के बाद फिर से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिर से फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर लोगे, एक तरह से टिप्स बन जाती हैं, टूल्स बन जाते हैं, जो आप बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हो कि बेटा जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कॉन्फिडेंटली फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सिंपल कॉन्टिन्यूअस है कॉन्फिडेंटली फर्स्ट फॉर्म लगाओ, इंडेफिनेट्स हैं सिर्फ ये दो, प्रेजेंट इंडेफिनेट एफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनेट एफर्मेटिव को छोड़ के कॉन्फिडेंटली फर्स्ट फॉर्म लगाओ। बस जब ये दो टेंस आ गए, एफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनेट का और पास्ट इंडेफिनेट का, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना है और इन्हीं दो टेंसेस की आपको मास्टरी करनी है, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। डट के मास्टरी कर लो इसकी, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कर लो। देन यू विल नोटिस अ चेंज इन योर सेल्फ and you will notice a change in your students also. Neither you will speak wrong English nor you will write wrong English. And there is no harm in doing written practice as well as spoken practice.
अब्राहम लिंकन के बारे में मशहूर है कि वो मिरर के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करते थे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 50 बार, जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते थे कि आई एम एबल टू डिलीवर अ फ्लॉलेस स्पीच। तो बीइंग अ टीचर यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस। आप लोगों को तो ज़रूरी है ना, उनके लिए मे बी शायद ज़रूरी ना हो, वो तो लिखी हुई भी पढ़ सकते थे, आप लिखे हुए नहीं पढ़ोगे ना। टीचर्स को तो बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की सारी उम्मीदें टीचर के ऊपर होती हैं, पेरेंट्स की सारी उम्मीदें टीचर्स के ऊपर होती हैं, स्कूल की भी सारी उम्मीदें जो टीचर के ऊपर होती हैं। लाइक आई टोल्ड दैट डे, यू पीपल आर द पॉटर्स एंड द स्कल्प्टर्स। और ये घड़े और ये जो मूर्तियाँ बनाने के लिए पत्थर हैं, ये भरोसा करके आपके हाथों में देते हैं, पेरेंट्स भी और स्कूल भी। तो अपने प्रोफेशन में मास्टर होना कंपल्शन है, ठीक है। जो चूज़ कर लिया हमने प्रोफेशन, उसमें अगर मास्टर नहीं है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड वी मस्ट ट्राई कि हम इम्प्रूव करके उस लेवल के आसपास पहुंच जाएं। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट दोज हु डू नॉट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, वो उसके आसपास भी नहीं पहुंचते कभी। कोशिश करना तो हमारे हाथ में है ना, तो कोशिश मैटर करती है। जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, उतना ही ज़्यादा अपने बच्चों को इम्प्रूव करोगे, राइट। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल एंड आई विल सी अ चेंज इन यू नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू स्पीक एंड व्हेनेवर यू राइट, ठीक है। थैंक यू।